आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट, मेनली ह्यूमन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स आई थिंक आप लोगों ने सबने की ही है, समझ में आई गई होगी क्लास के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लस ह्यूमन बिहेवियर जो आपका मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है: लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लर्निंग। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मेनली डेली यूज का कॉन्सेप्ट है। आपने डेली बोला होगा कि हम लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर रहे हैं, बट मेन मीनिंग क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। कुछ डेफिनेशंस के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे कराई जाएगी। ये जो ऑनलाइन क्लास है मेनली ये मान लीजिए 10, 15 या 20 मिनट की होगी, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होगी। बट इतने ये है कि अगर आपका मेन फोकस इसके ऊपर रहा तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले आता है कि लर्निंग का मीनिंग क्या होता है एंड उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या है लर्निंग का। जो अभी हम बोलते हैं कि लर्निंग, अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात की जाए, अगर आम इंसान की लैंग्वेज में अगर बात की जाए, तो लर्निंग का मतलब हम मेनली यूज करते हैं कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। बट एक्चुअली में लर्निंग होती क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट, अगर इतना ही इजी होता लर्निंग का मतलब कि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और वही लर्निंग होती है, तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इस टॉपिक को पढ़ने की या इस टॉपिक को समझने की। कोर्स में अगर ये टॉपिक रखा गया तो किसी मोटिव से रखा गया होगा। तो जो लर्निंग का मतलब है ये मेनली 2 लोगों के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले गेट्स के द्वारा और दूसरे हैं आपके रॉबिन। इन दोनों के द्वारा ये डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। कॉपी में अगर नोट करते रहे तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेट्स की। इनका क्या कहना है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। गेट्स कहते हैं कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो हम ये लर्निंग सीखते हैं, ये सीखना है मेनली, ये क्या होता है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसको मॉडिफाई किया जाता है। किस बेसिस पे उसको मॉडिफाई किया जाता है, किस बेसिस पे उसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका एक्सपीरियंस और दूसरा आता है आपका ट्रेनिंग। मतलब कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा उसके बेसिस पे, या जो भी चीज हमने सीखी होगी, ट्रेनिंग की होगी, प्रैक्टिस की होगी, उस बेसिस पे अगर आपके बिहेवियर में कुछ भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं, तो उसे लर्निंग कही जाती है। क्लियर। तो मेनली यहाँ पे देखो, जो बात है एक्सपीरियंस की, 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। पहला एक्सपीरियंस होता है आपका जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ से, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, और दूसरा एक्सपीरियंस होता है जो आपने किसी को देख के, किसी को सुन के, किसी की बातों को समझ के एक्सपीरियंस किया। कहते नहीं कि जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके बड़े लोग हैं वो कुछ बात बोल रहे हैं, इट मीन्स वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ये वो एक्सपीरियंस है। प्लस आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया वो भी एक तरह के इसमें लर्निंग के मटेरियल में आता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग, जो आपने पूरी लाइफ में चीजों को सीखा है, जो पूरी लाइफ में अपनी चीजों को समझा है, वो आपकी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होता है। यही आपकी लर्निंग की गेट्स के द्वारा दी गई है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से जो भी आपने बिहेवियर में मॉडिफाई करते हो, उसको चेंजेस करते हो, वो आपकी लर्निंग होती है। इसकी एडवांस डेफिनेशन रॉबिन के द्वारा दी गई है। रॉबिन कहते हैं कि लर्निंग इज एनी अल्टरनेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। मतलब कि जो लर्निंग है वो क्या है, आपकी एक तरह की परमानेंट एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, मतलब कि परमानेंट चेंजेस की बात की जा रही है, जो कि आपके बिहेवियर में मेनली देखी जाती है। दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि किसकी वजह से हुआ है, आपके एक्सपीरियंस के रिजल्ट के बेसिस पे जो हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो बात की गई थी गेट्स के द्वारा, वो ये कह रहे थे कि आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। बट रॉबिन कहते हैं कि चेंजेस तो होते रहते हैं, लाइफ टू लाइफ सिचुएशन बेसिस में अपने बिहेवियर में चेंज कर लेते हैं। बट जो चेंजेस परमानेंट होते हैं, मतलब हमेशा के लिए जो चेंज आपके बिहेवियर में आता है, वही आपकी लर्निंग है। ये उन चेंजेस के बारे में बात नहीं करता जो आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ये सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ इतनी बात बोल रहा है कि जो आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है, परमानेंट चेंज हुआ है, सिर्फ उसी को लर्निंग कही जाती है। जो कि किसकी वजह से हुआ है, आपके एक्सपीरियंस के रिजल्ट की वजह से जो आपने परमानेंट चेंजेस किए हैं, वो लर्निंग है।
तो लर्निंग की बात की जाए अगर, तुम जो कीवर्ड्स आपके यहाँ पे निकल के आए हैं, सबसे पहला कीवर्ड आता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सबसे पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड आता है आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद थर्ड आता है आपका ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ इस वाले जो रॉबिन की डेफिनेशन में बात की जाए तो पहला कीवर्ड आता है आपका परमानेंट चेंज, और किसकी वजह से होगा? आपका रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। इतना टॉपिक क्लियर है? लर्निंग क्या होती है? बिहेवियर में चेंज होना, लेकिन चेंज कैसा होना? परमानेंट चेंज होना। किसकी वजह से ये चेंज होंगे? आपके एक्सपीरियंस की वजह से ये चेंज होंगे, प्लस आपकी ट्रेनिंग, जो भी आपने सीखा होगा उसकी वजह से जो भी चेंज होगा वो क्या बन जाएगा? आपका लर्निंग बन जाएगा। इतने में कोई डाउट है? अकर्स मतलब अकर्स, जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसका रिजल्टेंट ये आ रहा है। ठीक है। और कोई इशू जो चीज ना समझ में आ रही हो वो पूछ सकते हो डायरेक्टली। नो मैम। ठीक है, आकांक्षा, प्रियंका, समझ में आ गया पूरा? मतलब लर्निंग क्या होता है, मीनिंग पता हो गया? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। आगे है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्निंग। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, फीचर्स पूछे, या मेनली लर्निंग के अगर आपसे नेचर्स पूछे तो वो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, मतलब कि उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएंगे। तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो अपनी खुद सोचो कितना असम्पशन यहाँ पे लगाया जा सकता है। सबसे इजी असम्पशंस यहाँ पे दिए गए हैं, मान लीजिए आपके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो सीखना है, जो आपका अधिगम है, वो क्या है? आपका लाइफ लॉन्ग दिया गया है। लाइफ लॉन्ग देने का मतलब है आपका ये जीवन पर्यंतर चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम चलता है। इसकी बात यहाँ पे की गई है। मतलब कि जो भी आप सीखते हो, जो भी आप लर्न करते हो, समझते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो लाइफ लॉन्ग है। जब से बर्थ होता है और बर्थ से लेके जब तक आपका एंड नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए कहा गया है लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद कहा गया है लर्निंग इज चेंज। लर्निंग क्या है? जो चेंज होता है, जो बदलाव आते हैं, जो हम सीखने में अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, ये सब कुछ क्या होता है? आपकी लर्निंग होती है। और उसके बाद बात करें, लर्निंग इज यूनिवर्सल। ये सब जगह काम करती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ इंडिया में ही की जाती है, अमेरिका में, इवन पूरे वर्ल्ड में आपकी लर्निंग का काम होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया है। प्लस यूनिवर्सल का मतलब ये भी है, जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट लाइफ है, सिर्फ वही लर्निंग है। लर्निंग हर जगह होती है, चाहे इंसान पढ़ रहा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, यूनिवर्सली वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है आपका लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग एक तरह की एडजस्टमेंट होती है। अब खुद सोचो, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, जब आप उसमें चेंजेस करते हो तो इसका क्या मतलब है? आप अपने में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू अवर सेल्फ है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो बिहेवियर है। अगर हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में लर्निंग इज एडजस्टमेंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लर्निंग इज पर्पसिव। लर्निंग इज पर्पसिव का मतलब है कि जो भी लर्निंग का काम किया जा रहा है वो एक पर्पस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं, आज आप ही लोग ऑनलाइन क्लास में आके बैठे हुए, कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्निंग हो रही है, कुछ ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मोटिव क्या है? कुछ ना कुछ पर्पस है। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन करानी है, नॉलेज बिल्डअप करनी है, कुछ भी, वो क्या है? एक पर्पस है। तो इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग इज पर्पसिव। लर्निंग का प्रोसेस कुछ भी किया जाता है किसी न किसी पर्पस के अकॉर्डिंग किया जाता है। इतने में कोई डाउट जो ना समझ में आया हो अभी तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात की जाएगी। फैक्टर्स का मतलब है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लर्निंग को इफेक्ट डालती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे सीखने को चेंज करते हैं। तो मेरे लिए दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका पर्सनल फैक्टर्स, और दूसरा आपका सोशलिस्ट फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर या सोशल फैक्टर, जिस नाम से आप जानना चाहें उससे बोल सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे पर्सनल फैक्टर्स की।
फैक्टर फैक्टिंग में वो फैक्टर जो कि हमारे पर्सनल है, हमारे, जिसको हम खुद ही चेंज कर सकते, कुछ और कोई और उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहला जो मैटर आता है, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है आपका एज एंड मैच्योरिटी। आपकी एज और आपकी मैच्योरिटी लेवल ये डिफाइन करती है कि आप किस हद तक लर्निंग के प्रोसेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपकी एज छोटी है तो आप अपने जो आपका माइंडसेट है आप उसकी उसी बेसिस पे हो। 5 साल के बच्चे को जो चीज सिखाई जाती है उसके सीखने का जो टाइम पीरियड होगा प्लस आपको अगर वही सेम चीज सिखाई जाए तो उसमें जो टाइम पीरियड आएगा दोनों में चेंजेस होते हैं। ये आपके पर्सनल फैक्टर्स है, आपका एज फैक्टर है। उसी की बात की जाए मैच्योरिटी की, कुछ लोग होते हैं जो काफी मैच्योर इन नेचर होते हैं, उनको एक बार कोई चीज बोली जाए तो वो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उसको इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वहीं बात की जाए दूसरे लोगों की, तो अगर उनका मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं है, ओपन माइंडेड इतना नहीं है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट को इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पाते, ना ही इतनी जल्दी उस चीज को सीख पाते हैं। तो सबसे पहला जो पर्सनल फैक्टर आता है वो आता है आपका एज एंड मैच्योरिटी। उसके बाद आता है आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सेकेंड पॉइंट, आपका फिजिकल स्टेटस और आपका मेंटल स्टेटस किस तरीके से है वो आपका पर्सनल है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लास चल रही है, सब लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है फिजिकली कनेक्टेड हो बट मेंटली कहीं और, तो वो भी क्या है, एक तरह का फैक्टर अफेक्टिंग है, एक तरह का आपके में बैरियर है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। तो ही बोला गया है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ, आप फिजिकली हेल्दी ही नहीं हो, आपको फीवर है, आपकी सेहत सही नहीं है, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो। मेंटली हेल्दी की बात करें तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी भी चीज को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैसेज पहुंचा था आज ह्यूमन बिहेवियर की क्लास है, अपने आप को अपने मेंटली प्रिपेयर किया कि आज ह्यूमन बिहेवियर क्लास है। इसी टाइम पे अगर आपने खोला ह्यूमन बिहेवियर समझ के और निकल आई कॉस्ट अकाउंट, सॉरी, निकल आई कंपनी अकाउंट्स, तो क्या होगा, अभी आप पढ़ने कुछ और बैठे हो, पढ़ कुछ और रहे हैं, तो क्या है, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो ये एक तरह का ये भी फैक्टर है जो कि आपके लर्निंग को इफेक्ट डालता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये आता है आपका इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये देखो इन चारों में फर्क होता है। इंटेलिजेंस आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपका आईक्यू लेवल, ये सब डिफाइन करता है। उसी के बाद अगर बात की जाए इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का मतलब है आपकी हॉबी किसमें है, आपका इंटरेस्ट क्या चीज जानने में और क्या चीज समझने में है, ये चीज शो करता है। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है किसी चीज की क्लियरेंस आपके अंदर कितनी है, आपका मेंटल प्रेशर वहां पे कितना है, आपका मेंटल एक्टिवनेस उस टाइम पर कितनी है। और एटीट्यूड अपने अपने अंदर क्या जो कॉन्सेप्ट है वो समझ रखा है, क्या आपकी थिंकिंग है, अपने चीजों को पहले से किस बेसिस पे किस फ्रेम में एनालाइज किया है, उसकी बात की जा रही है। मतलब कि ओवरऑल बात की जाए आपका मेंटल स्टेटस सीखने के समय किस पोजीशन पे था, किस तरह से था, उसकी बात यहाँ पे पर्सनल फैक्टर में की जाती है। मान लीजिए इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, अकाउंट समझ में नहीं आती बट फिर भी पढ़ना है क्योंकि नंबर लाने हैं, इंटरेस्ट नहीं है बट करना है। क्लियर। उसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट उठा लो, मान लो मैं ही अपनी बात करूँ, इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट है, जितना पढ़ाया जो पढ़े जाएंगे समझ में आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। लर्निंग कैपेसिटी उसी हिसाब से काम करती है, चाहे आप कितना भी अच्छा लेक्चर क्यों ना रिसीव कर लें, अगर इंटरेस्ट है तो समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो समझ में भी नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मोटिवेशन एंड विल टू लर्न। पहला, मोटिवेशन, आप कितने मोटिवेटेड हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और दूसरा, विल टू लर्न, आपकी विलिंग क्या है, विलिंग कैपेसिटी, आप क्यों करना चाहते हो उस काम को, या उस काम को करने से आपको क्या मिलेगा, उस काम का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसमें बताया जाता है। लास्ट आता है गोल ऑफ अ पर्सन, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है, इसकी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ये वो फैक्टर्स हैं, वो चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के फिजिकल फैक्टर्स, सॉरी, पर्सनल फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। ये बताती हैं कि किस तरह से लर्निंग फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पर्सनली हमारी वजह से हमारी ही लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट डालती हैं। इसमें कोई डाउट, फैक्टर अफेक्टिंग मेनली पर्सनल फैक्टर्स में। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मोटिवेशन एंड विल पावर। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, यस मैम, फोर्थ पॉइंट पे आवाज चली गई थी। ओके, तो मोटिवेशन एंड विल पावर की बात करते हैं, विल टू लर्न की। मोटिवेशन है, आपको पहले आपको काफी अच्छा खासा लेक्चर दिया गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अच्छा खासा बताया गया कि बेटा पढ़ना जरूरी है,
जॉब करनी है, सैलरी करनी है वगैरह वगैरह, जितने भी लेक्चर्स मारे जाते हैं। ये क्या हुआ, इतना सुन के आपका मोटिवेशन लेवल हाई, अब हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वाला मोटिवेशन आ गया। इसका मतलब है अब थोड़ी आप देर के कोई भी, हाँ थोड़ी देर के लिए, अब आपको इतने टाइम में जो चीज सिखाई जाएगी, जितना सिखाया जाएगा वो आप तुरंत लर्न कर लोगे, तुरंत अपने अंदर इनहेल कर लोगे। ये हुआ मोटिवेशन। उसके बाद है विल टू लर्न। एक चीज होती है जो आपके अंदर से आती है, उसे जगानी नहीं पड़ती है। मोटिवेशन में आपकी विल पावर को इनहेंस करना पड़ता है, उसे बढ़ाना पड़ता है। बट विल टू लर्न आपके अंदर से, हाँ मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता है कि ये चीज मुझे करनी है, मुझे किसी को बताने की, किसी से सीखने की जरूरत नहीं। ये फैक्टर है जो कि आपके पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं। अगर आपको मोटिवेट किया गया तो पढ़ोगे, तो अच्छे से सीखोगे, और मोटिवेट नहीं किया गया तो नहीं करोगे। अगर अंदर कोई विल पावर है ही नहीं, कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो भी नहीं काम होगा। अगर वो बिल्डअप किया जाता है तो लर्निंग का प्रोसेस उतनी ही तेजी से हो जाता है। ये इंटरनल फैक्टर्स भी कहलाते हैं। हाँ, इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हो इनको। लाइक थोड़ी देर वो गाना सुन लिया कि हर मैदान फतेह, और थोड़ी देर मोटिवेट हुए, उसके बाद चला गया। सही है, अच्छा एग्जांपल था। खैर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पर्सनल फैक्टर पे आपका कंट्रोल था, आप अपने बेसिस पे चेंज कर सकते थे, अपने बेसिस पे सीख सकते थे। बट अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपका किसी भी सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंट्रोल ही नहीं है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं आपके फिजिकल फैक्टर की। फिजिकल फैक्टर्स में आपका आता है आपका खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी खुद की प्रेजेंस। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हैं, बट ऐसा एरिया है, ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से आप कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कोई आपको प्रेशर दे दिया, आपको किसी ने, किसी के ऊपर, जैसे जो कि सोसाइटी में कहीं भी बिल्डअप नहीं है, वो आपकी पर्सनल इन्वायरमेंट है, पर्सनल एरिया है, उसी में आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये आपका पर्सनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, सॉरी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जो चीज आपको दिख रही, फॉर एग्जांपल लेते हैं इसमें गर्मी, ठीक है, पूरे मूड में बैठे हो, आज तो हमें पढ़ना है, फुल मूड में, फुल मोटिवेटेड हो, विल पावर भी बहुत अच्छी है, गोल भी लाइफ का बहुत अच्छा सेट आपने कर रखा है, सब कुछ सेट है, सब कुछ फिक्स आपने यहाँ पे किया हुआ है, बट गर्मी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, लाइट नहीं आ रही, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसपे आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, बट आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, आप लर्न नहीं कर पा रहे, तो ये सबसे पहला हुआ आपका फिजिकल इन्वायरमेंट। ये पॉइंट क्लियर, फिजिकल इन्वायरमेंट? यस मैम। ठीक। दूसरा आता है आपका सोशल इन्वायरमेंट। इस सोशल इन्वायरमेंट में कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल इन्वायरमेंट, आपका नेबरहुड इन्वायरमेंट कैसा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज जितने भी, फ्रेंड के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी है, ये सब आपके सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप सीख नहीं पा रहे, कोई चीज कर नहीं पा रहे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में इश्यूज हैं, फ्रेंड्स से लड़ाई हो गई है, जो भी है, ये आपके सोशल इन्वायरमेंट है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट इनकी वजह से आपकी लर्निंग को इफेक्ट पड़ता है। ये आपके सोशल इन्वायरमेंट्स आते हैं, कुछ पर्सन में बांटा जाता है, उनके बेसिस पे काम। इसके बाद आपका टाइम। टाइम का मतलब है कि कुछ सिचुएशनल चीजें होती हैं, कुछ टाइम टू टाइम, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल टाइम को समझने के लिए, मम्मी पापा रोज बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ा करो, टाइम फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हम कुछ नहीं कर सकते, बट उस टाइम पे हम वो काम नहीं कर सकते। हमें क्या, आप रात में कितनी देर पढ़ा लीजिए बिठा के, वो हमारे लिए टाइम है, बट वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मॉर्निंग में क्लास चल रही है आप लोग की, अभी तो मैंने आपकी 12 बजे से क्लास स्टार्ट की, अगर फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट करती, टाइम तो है, बट उस पर कुछ कर नहीं सकते, उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्लास कैसे अटेंड करेंगे? ठीक है, तो ये मैटर यहाँ पे ये आपका टाइम फैक्टर यहाँ पे आता है। इसके बाद बात की जाती है, टाइम क्लियर है, टाइम फैक्टर? यस। ठीक। लास्ट है आपका फटीग एंड रेस्ट। फटीग का मतलब क्या होता है? टायर्ड, थकावट और थकान, ठीक है, मेंटल प्रेशर हो, चाहे मतलब फिजिकल प्रेशर हो कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वो वाली चीज आ गई। तो इसमें अंदर क्या होता है, फटीग। अब खुद मान लो आप थके हुए हो, कुछ काम नहीं करना चाहते हो, बट फिर भी फैमिली प्रेशर डाल रही है, नहीं करना तो पड़ेगा,
आपके बॉस प्रेशर डाल रहे हैं, करना तो पड़ेगा, टारगेट पे काम हमें पूरा चाहिए आपका, तो सब क्या होगा आपका फटीग। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, ना ही अपनी कोई लर्निंग का काम कर सकते हो। प्लस रेस्ट, अगर आपके मन में बैठा है कि नहीं मुझे रेस्ट करना है, हमने मेंटली अपने आप को बना लिया कि नहीं रेस्ट ही करना है इस टाइम पे, तो भी आपका ये इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस आप इस टाइम पे भी कोई लर्निंग नहीं कर पाते। नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, Yes, और ma'am. कोई डाउट इस टॉपिक में? किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। नो No, मैम। ma'am. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपके कुछ कर्व्स आएंगे। ठीक है, मेनली क्या हो सकता है, ये Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हो सकता है कर्व आए या ये भी हो सकता है कर्व ना आए, तो अब इसको समझना होगा आपको। ठीक है, तो मेनली जो है आपका ये 3 तरह के कर्व्स यहाँ पे शो किए जाते हैं। 3 कर्व आपके दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। पहला है कॉनकेव कर्व, दूसरा है कॉन्वेक्स कर्व, और तीसरा होता है एस टाइप कर्व। ठीक है, एक एक कर्व के बारे में समझते हैं। पहले बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। क्लियर? पहले बात करते हैं इसकी। जो कॉनकेव वाला है, इस फिगर को ध्यान से देखो जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इस कर्व में क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले देखो एक्स एंड वाई एक्सिस उसी तरह से रहेगा जैसे होना चाहिए। ये जो कॉनकेव कर्व है आपका, ये शो करता है पॉजिटिव रिजल्ट। इसको ध्यान रखो, कर्व है कॉनकेव, ये वाला जो कर्व आपको दिखाया जा रहा है, ये कर्व जो शो करता है, ये शो करता है पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट क्यों शो करता है और इसको क्यों कहा गया कि ये पॉजिटिव है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम लर्निंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कम थी। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलते हैं, यहीं पे लर्निंग का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग। उसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा सेम स्पीड के साथ वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रेसिव है, ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारी जो ग्रोथ है, जो रेट है, वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही। जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे हमने भी क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि टाइम के साथ इसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसकी स्पीड में क्या हुआ, और ज्यादा इंक्रीज देखा जाने लगा। खुद देखो इस वाले पॉइंट पे जो ये चेंज हुआ है, यहाँ से ये जो चेंज और इसके चेंज की जो कंपैरेटिवली है वो ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे टाइम लेती हूँ और इस टाइम पे अगर मैं ये देखती हूँ कि मैंने कितना लर्न किया है, तो उसके साथ टाइम तो कम चेंज हुआ, थोड़े समय में हमने क्या किया, ज्यादा चीजें सीख ली। उसी के साथ यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी टाइम हमने क्या लिया, कम लिया, लेकिन जो चीजें सीखी वो क्या हुई, ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू द टाइम। इसलिए हम इसे कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव कर्व के नाम से जानते हैं। Ma'am, 1 second. Yes, ma'am. आईडी से लॉगिन कर रखा है, इसलिए इतनी आवाज आ रही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना ये कर्व पूरा, क्यों इसे पॉजिटिव कहा गया, क्योंकि टाइम के साथ इसकी स्पीड कम होने की जगह क्या हो गई है, स्पीड और ज्यादा लर्निंग की इंक्रीज हो गई है। अब बात करते हैं आपके दूसरे वाले कर्व, मतलब कि इसके कॉन्वेक्स कर्व के। कॉन्वेक्स कर्व को हम नेगेटिव कर्व के नाम से जानते हैं। इस कर्व को हम नेगेटिव कर्व बोलते हैं। नेगेटिव कर्व बोलने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो इसने बहुत इंक्रीज किया, टाइम कम और लर्निंग ज्यादा, ये पहले वाला फॉर्मेट इसने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम लर्निंग अभी भी कर रहे हैं, पर जो हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग है वो क्या हो गई, अब कम हो गई। सबसे ज्यादा यही जो कर्व है ये फॉलो किया जाता है अगर हम इसे डेली लाइफ में यूज करें तो। स्टार्टिंग में मान लीजिए पहले दोनों कर्व का मैं एग्जांपल लेती हूँ। पहले कॉनकेव कर्व की बात करते हैं। इसमें अगर मैं आपका सिर्फ 10 मिनट्स का लेक्चर लूँ, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाऊँ, टाइम बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छे सीखते रहेंगे, पता बस 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ये मेंटेलिटी बैठी होगी, ये मेंटल आपका स्टेटस सेट होगा, जिसकी वजह से टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी लर्निंग स्पीड और तेज होगी। अच्छा टाइम कम बचा है, हम और तेजी सीखेंगे और ज्यादा सीखेंगे। एग्जाम्पल पेपर, स्टार्टिंग में हमने बहुत धीरे धीरे शुरू किया, जैसे ही टाइम खत्म होने पे आ गया आपकी स्पीड और तेजी से आखिरी 5 मिनट में सारे मतलब दिव्यात्माएं आ जाती है। अच्छा ठीक है, तो उसी तरीके से बात की जाए अगर आपकी कॉन्वेक्स कर्व की, तो कॉन्वेक्स कर्व में क्या हो रहा है, टाइम कम ले रहा है, और सॉरी टाइम ज्यादा ले रहा है और स्पीड आपकी ज्यादा ले रहा है, कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो टाइम हमने इतना लिया और लर्निंग आपकी और ज्यादा
होती, सॉरी कम होती गई, स्पीड में आपकी कमी आ रही है। इस तरीके से स्पीड भी आपकी कम होती जाएगी, इसलिए इसको हम नेगेटिव कर्व के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ? सेम अपोजिट है आपका, जैसा कॉनकेव कर्व था सेम आपका अपोजिट यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है। मैम थर्ड वाला? हाँ, अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे आपकी। इसमें क्या बताया गया, ये एस शेप है। पहले इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले आगे चलते हैं उसमें देखते हैं और क्या बताया गया। इस शेप को और अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि इसके लिए पहले वाला क्लियर आपका होना चाहिए। इसमें बात करें, यही सेम चीज बताई गई है आपकी। कॉनकेव में बोला गया है आपका पॉजिटिव है, तो वहीं कॉन्वेक्स आपको क्या कह रहा है, ये आपका नेगेटिव बोला जाता है, या इसको बोला जाए तो नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एस शेप कर्व की। यहाँ पे देखो मैम पीपीटी पुरानी वाली एक बार दीजिए। ठीक है, ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव लर्निंग कर्व है जो कि आपका पॉजिटिव है, और कॉन्वेक्स लर्निंग कर्व है जो कि आपका नेगेटिव है। सिर्फ इतनी सी बात इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में बोली जाती है। उसके बाद एस टाइप कर्व की बात की जाए, ये जो कर्व है, ये कर्व आपका दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है, ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है, प्लस एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है प्लेट्यू का। ठीक है, अब देखो इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्लो बिगिनिंग, स्टार्टिंग में एस टाइप कर्व क्या करता है, बहुत धीरे धीरे स्टार्टिंग करता है, जैसे कि आपके कॉन्वेक्स के अंदर बोला गया था। स्टार्टिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, मतलब कि लर्निंग स्पीड आपकी बहुत स्लो है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, स्टीप प्रोग्रेस आता है, मतलब कि बहुत तेजी से एकदम बूम का टाइम आता है प्रोसेस सेकंड स्टेज पे, बहुत हाई स्पीड पे आपकी इंक्रीज देखी जाती। तो वहीं पे बात करें प्लेट्यू की, तो ये थर्ड टाइप है, ये कहता है कि अब हमारी जो लर्निंग है वो कांस्टेंट हो चुकी है, अब हम और सीखना नहीं चाहते, हमारी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी। क्लियर? एस टाइप कर्व 3 कैटेगरी को फॉलो करता है। पहला आता है आपका कॉन्वेक्स, मतलब कि स्लो बिगिनिंग, बहुत धीरे से शुरुआत वो करता है। फिर आता है स्ट्रीप प्रोग्रेस, मतलब कि बहुत तेजी से एकदम बूम के साथ वो स्टार्ट करता है, और लास्ट में जाके वो प्लेट्यू पोजीशन पे पहुंच जाता है। अभी प्लेट्यू पोजीशन क्या, इतना क्लियर हो गया कर्व कैसे बन रहा है आपका? यस मैम। स्टार्टिंग धीरे से हुई, फिर बहुत तेजी से हमने लर्निंग शुरू करी, और उसके बाद हम एक प्लेट्यू पे, एक कांस्टेंट पोजीशन पे जाके पहुंच गए, स्टेबल हो गए। इसके बाद ये देखते हैं कि प्लेट्यू का रीजन क्या है, क्यों हमारा प्लेट्यू कर्व इसमें शो किया जाता है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। इसमें है सबसे पहले रीजन ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग, कौन कौन से? पहला है पुअर एंड फैकल्टी मेथड ऑफ लर्निंग, हो सकता है जिस मेथड से आपको पढ़ा, क्या ठीक है, पहला है आपका जो मेथड आपको यूज किया जा रहा है, लर्निंग का जो पढ़ाने का तरीका उठाया जा रहा है वो पुअर है, वो सही से आपको समझ नहीं आ रहा है, तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो आप और पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए आप कांस्टेंट हो चुके हैं। दूसरा फिजिकल एंड मेंटल फटीग, मतलब कि एक तरह से ये बात याद रखो, जो पहले हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है आपके इस प्लेट्यू पोजीशन तक पहुंचने के लिए। फटीग है, बोर्डनेस हो गई है, आप बॉर्डम हो गए हैं, बोर हो गए हैं उस लेक्चर को करते करते, ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर कहता है टू मच डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग का मटेरियल आपको समझाने के लिए यूज किया गया, मान लो कोई एग्जांपल, कोई स्टोरी या कोई पीपीटी की अभी बात कर लेते हैं, जो मटेरियल यूज किया गया वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना हार्ड है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इस वजह से भी प्लेट्यू पोजीशन पे पहुंच गए। पुअर एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट के हम आसपास हैं, वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, हमारे लायक नहीं है। उसके बाद आपको बताया गया है इन अटेंशन ऑफ द लर्नर का अटेंशन ही नहीं है, उसका फोकस ही नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट है, उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो प्लेट्यू पोजीशन तक पहुंच गया। उसके बाद आता है आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ द लर्नर विद मॉडरेट अचीवमेंट, या तो वो बहुत ज्यादा उसका अचीवमेंट मिल गई है, वो टॉप कर चुका है, जो आगे कुछ करना नहीं चाहता, वो अपना गोल अचीव कर चुका है, जिसकी वजह से और ज्यादा वो लर्निंग नहीं करना चाहता। और फाइनल स्टेज बोलते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेज, हियर द लर्नर हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज इंप्रूवमेंट, मतलब कि वो उस पोजीशन